क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा स्मार्ट लग रहा है, शादी कर लो। बैठो इधर, सुनिएगा हमारी बात। लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी 2 गोल्डन रूल्स पर बहुत लंबी बातें हुई थी। रूल नंबर पहला, संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर 2 चीजें बचा कर रखना चाहता है, वाटर और एनर्जी। संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और भाई प्रबल, संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में 2 चीज बचा कर रखना चाहता है, वाटर और एनर्जी। और इस दुनिया में हम 2 काम करने आए हैं, क्या क्या? सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। दोनों में मेन क्या है? रिप्रोडक्शन। डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस जो होती है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, फिटनेस का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। किसी भी हैबिटाट में जितने लोग रह सकते हैं, जितने लोगों के लिए वहां पर रिसोर्स मौजूद है, रिसोर्स का मतलब होता है खाना और जमीन, वो आपकी उस हैबिटाट की कहलाएगी कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का सिंबल बोलो, के या कैपिटल के? स्मॉल के गलत हो जाएगा, कैपिटल के लगेगा, ध्यान रखना। अच्छा हाँ, आवाज स्लो कर दें, स्लो ही करने के लिए निकाला है। हाँ आइए, ये बताइए क्या कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है? नहीं। अच्छा, अगर ज्यादा हो गई तो आपस में क्या होगा? कंपटीशन। सुपीरियर विल सर्वाइव, इंफीरियर विल डाई। यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई थी। कल लेक्चर मैंने जहां पर रोका था, मैंने बोला था एटम। देखो अब एटम क्या होता है अच्छे से समझना। अब आप ये बोलते किसी चीज को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जो सबसे छोटी चीज मिलती है वो क्या होती है? एटम। और अच्छा डिफाइन करते हैं अब इसको, समझना मेरी बात। एक पॉजिटिव चार्ज ले लो और एक नेगेटिव चार्ज ले लो। पकड़ो पॉजिटिव चार्ज, पकड़ो, बोलो ये पॉजिटिव चार्ज। मन से बोलो पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, घुमा दो नेगेटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? एटम। ससुर तुम्हारा हम घुमाने आएंगे क्या? पहले पॉजिटिव चार्ज पकड़ो, पकड़ोगी, हाँ, और नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घुमा दो तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? एटम। अब बोर्ड की तरफ देखना, मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया जिसको तुम अंग्रेजी में प्रोटॉन कहते हो, और एक नेगेटिव चार्ज लिया। और नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन जब आपका प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाई थी? एटम। यहां तक बात एकदम क्लियर थी। ध्यान रखना, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। या फिर सुनो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में हमेशा क्या होंगे? बराबर। अगर एटम के ऊपर चार्ज आया तो वो एटम नहीं कहलाता है, क्या कहलाएगा? आयन। अगर मान लो कहीं पर लिखा है सोडियम तो ये क्या हो गया? एटम। लेकिन Na+ कर दिया तो क्या हो गया? आयन। कहीं पर लिखा है Cl तो ये क्या हो गया? एटम। चार्ज आ गया तो क्या हो गया? आयन। समझ गए मेरी बात? यार देखो, एटम को सिंपली 2 बातों से डिफाइन करते हैं। बात नंबर पहली, प्रोटॉन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाने लगे? इलेक्ट्रॉन। तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? एटम। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। ये लाइन लिखी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होंगे। और एटम के ऊपर अगर चार्ज आ गया तो एटम क्या कहलाएगा? आयन। चलो देख के बताइए, बस 2 कंडीशन देखो, प्रोटॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या लगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ क्या लगा रहा हो? चक्कर। और दोनों की संख्या बराबर या अलग अलग? पक्का? अच्छा, अब देख के बताओ, ये मैं दूसरा एटम बना रहा हूं, बताओ ये एटम है या नहीं है? हाँ, 2 कंडीशन पकड़नी है। प्रोटॉन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा हो? इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम हो गया और दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। नेक्स्ट, ये बताइए एटम है या नहीं है? है या नहीं है? तुम्हें कैसे पता नहीं है? भैया प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो एटम क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि सर यहां पर 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे? 3। अब इधर देखना, बोर्ड की तरफ समझिएगा। इधर आपके सामने ये 3 एटम है, ठीक? इधर देखो, ये 3 एटम है। देखकर बताइए क्या तीनों एटम हैं? तो तीनों एटम भाई। सर आपको कैसे पता?
भैया प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लगा, हमने उसे क्या बोल दिया, एटम। और दूसरी बात हमने देखी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर। तो सीधी बात है, ये तीनों एटम है। लेकिन देख के बताइए, क्या ये तीनों एटम 100% सेम है? हाँ है या नहीं है? पक्का? क्या चीज तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, 1, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। पक्का? जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ये जो तुमने 1, 2, 3 लिखा है, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो, इसको अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब ये बताओ, आपने कहा ये तीनों अलग अलग टाइप के एटम हैं, ठीक। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, एलिमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आया समझना। एटम तो तुम समझ गए क्या है, तुम बस गिनोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर। प्रोटॉन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। आपने खटाक से क्या बोल दिया? एटम। अब मेरी अगली बात सुनना, मान लो मेरी जेब में एक एटम रखा है, मान लो मेरी जेब में एक एटम रखा है। पक्का? खड़े हो। मेरी जेब में अगर एक एटम रखा है, तुम उसके बारे में दो बात बता सकते हो। पहला क्या बताओगे? प्रोटॉन और क्या? हाँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहेगी। चलो बैठो। दूसरा, और तुम्हें क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। दो ही बार बोल पाओगे मुन्ना, तुम ये नहीं बता सकते हो कि मेरे पास जो एटम रखा है जेब में, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। क्योंकि एटम तो भैया ये भी है, एटम तो ये भी है, एटम तो ये भी है तो तीनों एटम। लेकिन मैंने तुमसे रैंडम पूछ लिया कि मेरी जेब में एटम रखा है, बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अबे तुम 2 बोलोगे, हम 3 बोल देंगे। तुम 3 बोल दोगे, हम 10 बोल देंगे। तुम 10 बोलोगे, हम 20 बोल देंगे। हम बोल तो कुछ भी देंगे, बस हाँ ये कंफर्म है जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन। अब वैज्ञानिक हैरान और परेशान। समझना कायदे से, समझना कायदे से। अगर मैं तुम्हें फोन करके बोलूं कि हाँ हेलो बेटा, मैं जंगल में घूम रहा था, मुझे एक एटम मिला है, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कहोगे सर पता नहीं, मुझे क्या पता सर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब समझना, अलग अलग एटम जो है अलग अलग एलिमेंट कहलाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट आया एलिमेंट का कि हम पकड़ पाए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन है नाम दे दिया हीलियम, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यार। 3 इलेक्ट्रॉन है नाम क्या दे दिया? लिथियम। ऐसे पढ़ते हैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोलो भैया। तो बेटा समझना, यहां पर अलग अलग टाइप के एटम है, अलग अलग टाइप के एटम अलग अलग टाइप का क्या बना रहे हैं? एलिमेंट। एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया? अब अगर कोई मुझसे फोन करके बोलता है हाँ हेलो मेरे पास एक एटम है, मैं कहूंगा एटम तो ठीक है, किस एलिमेंट का है ये बताओ। तुमने जैसे ही कहा हीलियम, हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। बोलो यार। तुमने कहा हेलो मेरे पास एक एटम है, मैंने कहा कि नाम बताओ, कह रहा कार्बन का है। हम तुरंत समझ गए 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। बोलो भैया। हाँ गुड। अगर सुर में सुर मिलाते तो पेले जाते। 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन। एकदम क्लियर है। तो एलिमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ताकि हमें पता चल सके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने तुमसे बोला हाइड्रोजन का एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? चलो मैंने कहा एक एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं, एलिमेंट बताओ कौन सा है। क्योंकि अलग अलग एटम ये अलग अलग इसलिए क्योंकि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? अलग अलग है। आपके अलग अलग एलिमेंट कहलाते हैं। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बोलो भैया। लिखो, लिखिएगा, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट क्या? हाँ, अलग अलग एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, या नंबर ऑफ प्रोटॉन
का नंबर सेम होगा या अलग अलग? सेम या अलग अलग? हो गया? अलग अलग होगा। हो गया? नीचे लिखिएगा नंबर ऑफ, रुक 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 और अच्छा, किसी भी एटम में हो गया, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, हो गया, कितने होंगे, इससे एलिमेंट डिफाइन होता है, इससे एलिमेंट डिफाइन होता है। हो गया? इससे एलिमेंट डिफाइन होता है। नीचे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन डैश 1 इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन डैश 1 इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक 1 प्रोटॉन, हीलियम 2 डैश 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, हो गया? बस एक और लिख लो, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, अरे वाह वाह, अरे बहुत तेज हैं आप। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, हो गया भैया? आओ ऊपर देखो बेटा, तुमने कहा जब प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लगे, जब प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लगे तो ये मिलकर क्या कहलाते हैं? एटम। यही बोला था ना, एटम जैसे किसी भी एलिमेंट का ले लो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, Cl माइनस लिखे तो एटम या Cl? बोलो भैया, एटम पर चार्ज आया तो फिर वो क्या कहलाएगा? आयन। अब इधर देखो बेटा, आराम आराम से समझते जाना। जब ये एटम आपस में चिपकते हैं, जब एटम आपस में चिपकेगा तो चिपकने के बाद जो बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाता है मॉलिक्यूल। लेकिन ध्यान रखना, चिपकेंगे वो भी केमिकल बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं, ना वॉन्डर वॉल बॉन्ड से, ना लंदन फोर्स से, किसी बस एक ही बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, दैट इज केमिकल बॉन्ड। समझना मेरी बात, जब दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा तब वो मिलकर क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल। अब कह दो दो एटम है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तब आप उसे मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, तब वो एटम ही कहलाएगा। जब दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा तभी वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में आपको पोरवाल सर बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड अलग, वॉन्डर वॉल बॉन्ड अलग, केमिकल बॉन्ड अलग है। क्लियर? तो जब दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बना तो जुड़कर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहां पर लिखना चाहो तो मान लो उदाहरण के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए इसमें? 3, 2 ऑक्सीजन का 1 कार्बन का। बोलो भैया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2, ठीक, H2 भी भाई 2 हाइड्रोजन के एटम है। बोलो यार। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर O2, एग्जाम्पल के तौर पर H2O, एग्जाम्पल के तौर पर NaCl। बोलो भैया, पक्का? अब समझना मेरी बात, इन सब केस में भैया मॉलिक्यूल को सिर्फ इतना ही डिफाइन किया जाता है कि अगर दो एटम चिपक गए लेकिन बॉन्ड कौन सा होना चाहिए? केमिकल, तो वो तुरंत क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। बोलो भैया। अब ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल। लेकिन यहां पर मैं एक चीज देख रहा हूं, H2O में
जो एटम चिपके हैं वो सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के हैं? डिफरेंट टाइप के। एक हाइड्रोजन है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन है जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास 8। अब बताओ दोनों सेम टाइप के एलिमेंट हैं या डिफरेंट टाइप के? डिफरेंट टाइप के। जब डिफरेंट टाइप के एटम आपस में चिपके तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूल तो कहेंगे भाई, मॉलिक्यूल तो सीधे डिफाइंड है। एटम चिपका मॉलिक्यूल बना, बात खत्म। अरे एटम चिपका मॉलिक्यूल बन गया भाई। एटम O2 में भी चिपका, H2 में भी चिपका, CO2 में भी चिपका, H2 में भी चिपका। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का एटम चिपका तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड भी बोलते हैं। मतलब मॉलिक्यूल तो है लेकिन इसे मॉलिक्यूल के साथ हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। बोर्ड की तरफ देखो, जल्दी बताना। CO2 मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड बोथ, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड बोथ, गलतियां मत करो। आओ H2 O2 H2O, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल बोथ। H2SO4 क्या है? क्या बोथ? कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल बोथ। तो क्या मैं बोल सकता हूं हर कंपाउंड मॉलिक्यूल है लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है? क्या ये बात एकदम क्लियर है? आगे बढ़ जाओ मुन्ना। अब एटम जुड़कर क्या बनाया? मॉलिक्यूल। अब एक बड़ी मजेदार बात देखिएगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 5 पर यह बात लिखती, लास्ट पैराग्राफ, और बड़ी गहरी बात करी उसने लास्ट पैराग्राफ में। उन लाइनों को यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यह समझाना पड़ता है। इधर देखिएगा, आपको पता है जो हाइड्रोजन है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती है। रॉकेट्स में हाइड्रोजन यूज होती थी, रॉकेट में फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह। जैसे हम पेट्रोल यूज करते हैं वैसे हाइड्रोजन जो है वो आपका रॉकेट में फ्यूल की तरह काम करता है। जो जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल वैसे रॉकेट में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, बिल्कुल जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है तो एलपीजी जैसे आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नाम सुना है जो घरों में होती है, अगर तुम माचिस जलाओ तो तुरंत एलपीजी जलने लगती है। वैसे ही अगर कहीं पर हाइड्रोजन फैल गई और वहां पर तुमने आग लगाई तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भयानक ज्वलनशील गैस है। भयानक मतलब बहुत भयानक। कभी रॉकेट को लॉन्च करते हुए होते हुए देखो तो सोचो कितना भयानक उस समय आपका हाइड्रोजन जलती है। अब सोचो हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलने में सपोर्ट करती है, अर्थात कंबशन में सपोर्ट करती है। आप जब भी कंबशन पढ़ते हैं आप तुरंत क्या लगा देते हैं? ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप क्या कराते हैं? कंबशन। समझना मेरी बात, हाइड्रोजन खुद, ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं है, कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ज्वलनशील मतलब जो खुद जले। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती पर जलने को सपोर्ट करती है। बगैर ऑक्सीजन के आप कंबशन करा ही नहीं पाओगे। आप पूरी ऑर्गेनिक में जब कंबशन कराते हो आप खटाक से क्या ले जाते हो? ऑक्सीजन। बोलो यार, मैं एक बार मून पर गया था, मून मतलब चांद पर, मैं लाइटर जला रहा था। अब क्यों जला रहा था ये मुझे नहीं याद आ रहा है। मैं लाइटर जला रहा था, लाइटर जल ही नहीं रहा था क्योंकि मून पर क्या नहीं थी? ऑक्सीजन। धरती पर अगर तुम लाइटर जलाते हो, माचिस जलाते हो, जल जाता है। जलता इसलिए क्योंकि आपके चारों तरफ वातावरण में ऑक्सीजन है 21%। और सोचो अगर ऑक्सीजन खुद ज्वलनशील होती, इमेजिन करो, मान लो एक बार ऑक्सीजन खुद ज्वलनशील होती, बेटा बस तुम ऐसे माचिस जलाते पूरी धरती आग के गोले में बदल जाती। इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इन्फ्लामेबल, अर्थात हाइड्रोजन खुद इन्फ्लामेबल है, ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट करती है। मजेदार बात देखिए भाइयों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से बनता है पानी, और जब आग लगती है तो आप क्या डालते हो? पानी। हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील, जो पानी में आपकी हाइड्रोजन मौजूद है वो ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट कर रही है। और ससुरा इन दोनों के जुड़ने से जो बना है पानी, पानी जो है जलने के अगेंस्ट काम करता है, अर्थात बुझाने में। बोलो भैया, मान लो भी एसी भी जलने लगे, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तुरंत क्या डालोगे इस पर? वाह भाई वाह, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर ये लोग पानी डालेंगे। बेटा उन झटकों के साथ मरोगे ना कि जीवन भर याद रखोगे। पानी इस केस में नहीं डाला जाता, क्लियर, कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा मार दे पानी। और वाटर इज अ कंडक्टर, जो झन्नाटेदार करंट मारेगा पता चलेगा।
अब देखो, ये तो पहली बात रही। अब बात नंबर दूसरी, आपको पता है जब मैं कक्षा 11 में था तो मेरे स्कूल में लैब भी थी, आपके स्कूल में भी थी। और मज़ेदार बात क्या थी, तीनों लैब का, देखो लैब का हमेशा जो इंचार्ज बनाया जाता है वो किसी तेज तर्रार लड़के को बनाया जाता है, ठीक है, जो 24 घंटे अवेलेबल हो। मतलब एक तरीके के लैब इंचार्ज मत समझिएगा, उसे बोलते हैं शाही नौकर। क्लास मॉनिटर क्या होता है, नौकर ही है वो, बोलो बेटा। तो वो मुझे दिया गया था। और बेटा सोचो, चोर को खजाने की रखवाली करने दिया है। 12वीं के प्री बोर्ड हुए, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। एडमिट कार्ड मेरा आ ही गया, अरे होता ना वो प्रवेश पत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन, एडमिट कार्ड मेरा आ गया, चाबी अभी भी मेरे पास लैब की। भाई साहब हर केमिकल थोड़ा थोड़ा माल चोरी करके घर ले आए। 7 माइक्रोस्कोप थे स्कूल के अंदर, 1 माइक्रोस्कोप चोरी कर लाए। पूरा पहले पूरा खोले ताकि डाउट ना होना, इतना बड़ा खड़िंजा पता चलने लगेगा। स्पेसिमेन जितने थे मैक्सिमम चोरी हो गए, जितने इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन थे। हाँ अरे और क्या, मैं मांगता आप देते नहीं, मैं मांगता आप देते नहीं। आपने अच्छी एजुकेशन भी मुझे नहीं दी, आपने मुझे अच्छे से पढ़ाया भी नहीं। आपके टीचर आते थे, पता नहीं क्या बोलते थे, आए बोले चले गए। अब पूछे समझ में आ गया, हाँ आ गया, बस जल्दी खत्म करो ये सब। मजा भी नहीं आता था। तो बेटा कुछ तो फीस का मैं अपना रिवॉर्ड लूंगा। बोलो भाई, हम तो कहते हैं आप हमसे पढ़ रहे हैं, पोरवाल सर से पढ़ रहे हैं, अनंत सर से पढ़ रहे हैं, अगर ना सीख पाइए और नीट में आपके नंबर अच्छे खासे ना बढ़े, आपको सीट वीट लेकर चले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिस दिन हम बोलेंगे एंड ऑफ मैराथन 2025 तो बस खत्म। फिर कौन तुम्हारा क्या कर लेगा। अंकित भैया जहां मिले हड्डी उड्डी छील के हड्डी इस्तेमाल करो इनकी, और क्या। हमें बता देना इस कांड के पहले, है ना, हम ताकि निकल ले इज्जत के साथ। स्कूल में सोडियम हमने चोरी कर लिया था और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई थी यार। अब बैग में अच्छी बात ये थी कि थोड़ा सोडियम लिया था, अगर ज़्यादा होता धमाका हो जाता, ठीक समझना। थोड़ा उसमें रख लिया, थोड़ा जेब में डाल लिया। पता नहीं कैसा विकट चूतिया था मैं, मतलब पता नहीं बुद्धि घुटने में चली गई थी। कई बार हो जाता है यार, कई बार होता है फ़ोन कान में लगा और फ़ोन ढूंढते, अरे होता है। अगला जेब में डालें, जेब में वो भी सोडियम। और सोचो प्री बोर्ड के बाद भयानक गर्मी, समझो, और भाई साहब जेब में सोडियम और निकला पसीना। अरे मोर माई रे, पसीने में होता है पानी और सोडियम जैसे ही पानी के संपर्क में आता है, चट भाई साहब यहाँ पर इतना बड़ा होल करता हुआ सोडियम बाहर। आज भी उसके अवशेष बचे हैं यहाँ पर, समझो मेरी बात, आज भी अवशेष बचे हैं यहाँ पर। और जो बैग वाला सोडियम था उससे बस में धमाका। अब हमें पता था, बैग तो पता ही चल जाएगा, अंदर बुक्स रखी, बुक्स के ऊपर साहिल से देखी लिखा हुआ, मैं पहला जाऊंगा, मैं भाग गया। लेकिन भागते भागते फिर लैब में गया, सोडियम लेके आया और घर जाके छोटा छोटा टुकड़ा लेके पानी में डाल रहे थे। और इसके बाद प्रिंसिपल घर आ गया, फिर मम्मी ने पेला, मैंने मार खाया। कब तक मारोगी, यही सोच के मारती रहो, कोई बात नहीं, हमें मजा आ रहा। सोडियम इतना भयंकर पानी में डालने पर केमिस्ट्री में कहते हैं विगरसली दगता है। विगरसली मतलब भयानक विस्फोट। सोडियम को पानी मिला नहीं, सोडियम एक बार जीभ पे रख लो मजा आ जाएगी, सीधे होल करके यहां से बाहर आएगा। क्योंकि जीभ मतलब थूक, मुंह में थूक, थूक मतलब पानी, पानी में जैसे ही आएगा सोडियम दगता है। और एक गैस होती है क्लोरीन, मैंने आपको कहा था क्लोरो का मतलब होता है हरा। तो बताओ क्लोरीन गैस का कलर कैसा होगा, हरा। अब भाई साहब क्लोरीन गैस की कहानी सुनो। क्लोरीन हरे हरे रंग की गैस है। अगर इस कमरे में क्लोरीन छोड़ दी जाए तो 30 सेकंड के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। इतनी जहरीली गैस है आपकी क्लोरीन। अगर आपने खींच लिया एक बार क्लोरीन मन लगा के कि लो भाई यार टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट, और खींच लिया, 30 सेकंड में क्लोरीन गैस लंका लगा देगी। इतनी हाईली पॉइजनस टॉक्सिक गैस है क्लोरीन। और मजेदार बात सुनिए साहब, सोडियम जो पानी में डालने पर दगता है, क्लोरीन जो जहरीली है, और इन्हीं के जुड़ने से बनता है NaCl, जिसको हम चटखारा ले लेके कच्चे आम के साथ उसका स्वाद लेते हैं। ताजुब की बात, NaCl हम खाते हैं पर हम अकेला सोडियम नहीं खा सकते, अकेला क्लोरीन नहीं खा सकते, मतलब ले सकते, दिक्कत हो जाएगी, आप मर जाओगे।
लेकिन NaCl जो इनके जुड़ने से बना है उसकी प्रॉपर्टी एकदम चेंज, मतलब इधर हम इसे खा नहीं सकते, ले नहीं सकते, बॉडी में एंट्री नहीं करा सकते। और NaCl आपके ब्लड में पाया जाता है। अब समझते जाइएगा मेरी एक एक बात को। जो NaCl है इसकी प्रॉपर्टी अपोजिट, मतलब ये जिनसे मिलकर बने हैं उसकी प्रॉपर्टी उल्टा, इनकी प्रॉपर्टी उल्टा। बोलो भैया, क्या मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये केमिकल, ये मॉलिक्यूल्स जिन एटम से मिलकर बने हैं, जिन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, उसकी प्रॉपर्टी कुछ और जुड़ते ही प्रॉपर्टी क्या हो गई? अपोजिट। आखिर ऐसा होता क्यों है? समझिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि सोडियम खुद पानी डालने में थकता है, क्लोरीन खुद जहरीली, NaCl आप खाते हो, हाइड्रोजन खुद ज्वलनशील, ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट करता है, मिलकर बना पानी बुझाने को सपोर्ट करता है। तो आखिर ये इतना बड़ा अपवाद हो कैसे रहा है? समझिएगा मेरी इस बात को बहुत गौर से, बहुत मन लगा के। एक बहुत ही बड़ी बात बोलेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी बात है विज्ञान की। ये पूरा ब्रह्मांड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम से चलता है। सर हम आपकी अंग्रेजी नहीं समझ पाए, आपने क्या बोल गए? ये पूरा ब्रह्मांड किस सिस्टम के द्वारा चलता है? मतलब तो समझ लो बस, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम मतलब ब्रह्मांड की हर चीज आपस में इंटरैक्ट करती है। इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या कहलाता है? इंटरेक्शन। अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या कहलाता है? इंटरेक्शन। बोलो भैया, मान लीजिए तुमने मुझे आज पहली बार देखा, या जब भी तुमने मुझे पहली बार देखा, ठीक है, पहले ये कंसीडर करने में दिक्कत हुई होगी कि यही साहिल सिद्दीकी है, ठीक है, पहले दिक्कत होती है शुरू में, जब तक टीचिंग ना देख लोगे तब तक। तो शुरू में जब पहली बार तुमने देखा, ठीक, पहली बार देखा और इत्तेफाक से ऑफिस में देख लिया लोअर और हवाई चप्पल पहने हुए हैं, तब तो और बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ क्या? हाँ, और हम एंट्री किए तो अब पहला दिन है, पहली बार आपने मेरा चेहरा देखा, पहली बार मेरा आपने बात करने का तरीका देखा, पहली बार आपने मुझे मेरी टीचिंग देखी। यहां पर यहां मुझसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, ना मुझसे रिपेल हो रहे हो, ना मुझे तुम पसंद कर रहे हो, ना तुम मुझे ना पसंद कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। तो अब यहां पर आपका होगा इंटरेक्शन। कुछ चीजें आपको मेरी पसंद आएंगी, ठीक, सिर्फ एक चीज आएगी बस, और कुछ चीजें आपको मेरी पसंद नहीं आएगी, जैसे मेरा डांटना, कड़े शब्दों में बात करना, ये आपको पसंद नहीं आएगा। आता है कि नहीं आता है? डांटना पसंद है? अच्छा, आदत पड़ गई है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, कुछ चीजें मेरी पसंद आएगी, कुछ चीजें मेरी नहीं पसंद आएगी। जैसे कंबशन को कुछ चीजें सपोर्ट करती हैं, वो आपको नहीं पसंद आएंगी। कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए कंबशन जरूरी होता है, कुछ ऐसी क्रियाकलाप होती हैं जिनके लिए कंबशन मतलब किसी चीज को जलाना जरूरी होता है। तो कुछ चीजें आपको मेरी पसंद आएंगी और कुछ चीजें आपको मेरी नहीं पसंद आएंगी। दिस इज कॉल्ड, जो इसका नेट रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? इंटरेक्शन। आपके पापा मम्मी के बीच में अट्रैक्शन नहीं है सर? नहीं सर, है सर, पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। सुनो तो पूरी बात, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं अट्रैक्शन है ही नहीं, मैं कह रहा हूं 100% अट्रैक्शन नहीं है। मम्मी ये कभी नहीं कहती हैं कि तुम्हारे पापा मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब 108 नहीं समझो, देवता स्वरूप कभी नहीं कहेंगी। अल्टीमेटली कहेंगी इनका तो दिमागी फिरा रहता है हमेशा, बोलो कुछ समझते कुछ है। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बेटा अट्रैक्शन भी है दोनों के बीच और रिपल्शन भी है, और इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या हो जाता है? इंटरेक्शन। बोलो यार, क्यों? यहां तक बात समझ में आ गई है? अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन इज कॉल्ड इंटरेक्शन। एक्चुअली इंटरेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। बोलो भैया, यहां तक बात समझ में आ गई? पूरा ब्रह्मांड इसी इंटरेक्शन पर चलता है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ्स, पूरी बायो, चाहे जहां ये कॉन्सेप्ट उठाओ पेल दो, क्योंकि हर चीज इंटरेक्शन से चल रही है। ओ भाई सुन, इधर सन है, अबे इधर मतलब मान लेना है इधर है यार, कह रहा कहां है? इधर सन है, इधर अर्थ है, ठीक है। सन अर्थ को खींच रहा है। अबे भैया हद हो गई यार, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। सन अर्थ को खींच रहा है विद द हेल्प ऑफ विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे बोलो भैया,
पक्का अट्रैक्शन दिख रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जब भी कोई फिजिक्स का टीचर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कंपैरिजन कराता है। एनसीईआरटी ने पूरा एक पेज दिया है फिजिक्स में, दोनों में कंपेयर कराता है कि कौन कितने गुना ज्यादा स्ट्रांग है। वो फिजिक्स वाले सिखाएंगे, समझना कायदे से। सर सन तो अर्थ को खींच रहा है। बेटा अर्थ के पास भी मास है और सन के पास भी मास है, ठीक है? और जहां मास होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतना भयानक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आशीष सर को ब्रह्मांड में छोड़ दो और साहिल सर को ब्रह्मांड में छोड़ दो तो हमसे शायद ही एक सुई भी अट्रैक्ट होकर मेरे पास आए। उल्टा क्या पता हम सुई में चिपक जाएं। और अगर आशीष सर ब्रह्मांड में ऐसे खड़े तो बेटा सन अर्थ सब घुस जाएंगे उनके, हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा मास, आशीष सर का फोटो देखा है? अच्छा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। मानता हूं सन बहुत बड़ा है, अर्थ उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो है। नहीं समझे हमारी बात? कुछ तो मास है, तो पलटकर अर्थ भी सन को खींचने की कोशिश कर रही होगी। बोलो भैया, कोई लंबा चौड़ा आइटम बैठा है? कौन है? इधर आओ, इधर आओ, समझना कायदे से। सर लेकिन यहां पर भी तो अट्रैक्शन हो गया, समझना बेटा, बहुत गहरे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। सन अर्थ को खींच रहा है, अर्थ सन को खींच रहे हो। और अभी अभी सर आपने बोला है मुझसे कि ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, इन दोनों का नेट रिजल्ट है, दैट इज इंटरेक्शन। पर यहां तो हमें दोनों तरफ से क्या दिख रहा है? अट्रैक्शन। बोलते ही नहीं साले, बोलते ही नहीं। ओए हेलो, इधर सुनो, अगर अर्थ भी अपोजिट में फोर्स लगा रही है तो बेटा ये रिपल्शन हो गया। एक फोर्स इधर आ रहा है, एक फोर्स इधर आ रहा है, तो सन अगर खींच रहा है, सन अगर खींच रहा है तो अर्थ देखा जाए सन को भी खींचने की कोशिश कर रही है। बोलो भैया, इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हुए? अपोजिट। इन दोनों का नेट रिजल्ट है कि हम और सन 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। सर अगर अर्थ वाला फोर्स हटा दिए तो क्यों? समझ पाए हमारी बात? धरती खत्म। अब समझना, इधर आओ भाई, इधर ऑपरेशन है, ध्यान रखना भाई। अच्छा बताओ, हम लोगों में कौन हम दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है? आए ठीक है, थैंक यू। हम इसे खींच रहे हैं, पक्का पक्का? अरे बोलो, इस डायरेक्शन में तुम हमें खींचो। भाई 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 इधर। अब देखो इधर, हम जब इसे खींच रहे हैं, इसका हाथ यहाँ है, पोजीशन यहाँ है, अब तुम खींचो। और ये दम है भाई मेरे अंदर। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मजाक मजाक। हाँ, इधर हम इधर खींच रहे और ये इधर खींच रहा, ठीक? और दोनों का नेट रिजल्ट है कि मेरा हाथ यहाँ है। अगर ये नहीं खींचेगा हम घुसेड़ लेंगे। बोलो भैया, क्या ये बात समझ में आ गई? और सुनो मुन्ना, निकल लो। तुम कह रहे हो धरती और सन के बीच की दूरी 15 करोड़ इसलिए है कि भैया ये दोनों फोर्सेस का नेट रिजल्ट है। सिर्फ दो फोर्सेस? अरे मून, वो भी तो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को। इधर मार्स, इधर वीनस, इधर मरकरी, इधर भीमकाय, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, इन सब का असर पड़ रहा है धरती पर, तब दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। सिर्फ सन और अर्थ, ये तुम बहुत छोटा सोच बैठे मुन्ना, बहुत छोटा सोच बैठे। कहा था ना पूरा ब्रह्मांड इंटरेक्शन पे चलता है, नेट रिजल्ट पर चलता है। और नेट रिजल्ट सिर्फ अट्रैक्टिव और सिर्फ रिपल्सिव नहीं होता है, इन दोनों का क्या होता? मिली जुली सरकार। बोलो भैया, बोलते ही नहीं साले यार, बोलो भैया। अच्छा ठीक। सर अगर ये सारे प्लेनेट हटा दे तो? भैया पीछे वाले हटा दोगे ना, धरती थोड़ी और आगे चली जाएगी। अरे पीछे वाले प्लेनेट हटा दोगे, पीछे वाला प्लेनेट इधर अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, सन अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थात अर्थ पर दो फोर्स लग रहा है। बोलो भैया, और इन दोनों का नेट रिजल्ट है 15 करोड़ किलोमीटर। इतना ही सोच पाए? और सोचो मुन्ना, अभी तो तुम अपने सोलर सिस्टम में हो, तुम्हारे जैसे सोलर सिस्टम में आपके 8 प्लेनेट हैं, ऐसे 10 raised to power 23 सोलर सिस्टम आपकी गैलेक्सी में है।
10 रेज द पावर 23, समझना कायदे से, एवोगैड्रो नंबर 10 रेज द पावर 23 आपकी गैलेक्सी में है, आकाश गंगा में है, और ऐसी 10 रेज द पावर 23 गैलेक्सी है। तो सर हम लोग चूतियां हैं क्या? हाँ भाई, और हम लोग ढूंढते क्या हो, भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अबे ससुर अगला सुनो, अब नया कॉन्सेप्ट आ गया कि ब्रह्मांड भी 10 रेज द पावर 23 है। इसे बोलते हैं मल्टी यूनिवर्स थ्योरी। 10 रेज द पावर 23 ब्रह्मांड में, 10 रेज द पावर 23 गैलेक्सी, प्रत्येक गैलेक्सी में 10 रेज द पावर 23 सोलर सिस्टम। अब इन सब का प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का प्रभाव, इन सब का अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। हम मानते हैं बहुत दूर है, और दुनिया का कोई भी फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, दुनिया का कोई भी फोर्स हो, वो डिस्टेंस के साथ क्या हो जाता है, कम। अरे कोई फॉर्मूला ले लो यार, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लो, F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 बाय R स्क्वायर। बोलो भैया, बोलते ही नहीं भैया। तुम फोर्स का कोई फॉर्मूला देख लो, उठा लो, तुम्हें जो फॉर्मूला उठाना हो, डिस्टेंस 100% आएगी, क्योंकि दुनिया के सारे फोर्स डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या हो जाते हैं, कम, डिस्टेंस घटाने पर क्या हो जाते हैं, ज्यादा। बोलो भैया, बोलोगी? कोई फॉर्मूला फोर्स का सोच लो। F = कुछ भी, NA, F = ma। इनको इसमें डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस। फिर आई गो डिस्टेंस, ले भैया। दुनिया में फोर्स का कोई फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होगा, और किसी भी इक्वेशन में कोई भी चीज अगर मौजूद होती है मतलब वो उस पर डिपेंडेंट है। बोलो भैया। तो ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सी, इतना यूनिवर्स, सब का ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट रिजल्ट है कि धरती आपकी मौजूद है सन से 15 करोड़ किलोमीटर। ये छोटा सा नजराना पेश था इंटरैक्शन का। अर्थात बायोलॉजी में तो ऐसे ना जाने कितने इंटरेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। पॉल एंड पिस्टल इंटरेक्शन, नाम सुना है इसका कभी? पॉल एंड पिस्टल इंटरेक्शन सुना है? प्रे प्रेडेटर इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, ये सब इंटरेक्शन है, अर्थात अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। हेंस प्रूव्ड, मैं अपनी बात को साबित कर ले गया कि इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन पर ही पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। कुछ भी हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इंटरेक्शन। बोलते ही नहीं हो यार, हाँ बोलो, पक्का पक्का पक्का। अगर ये पंखा मासलेस होता, इसके पास मास ही ना होता, सर आप चूतिया हो गया, तो पंखा ही ना होता। अरे मास क्या है, अमाउंट ऑफ, अरे मान लो ना, मतलब फिजिक्स में तो तुम लोग कुछ भी मान लेते हो ना। एयर रेजिस्टेंस 0 और आदमी बॉल भी फेंक रहा है, वाह भाई वाह, हर चीज कुछ भी 0 उठा लेते हो। मान लो पंखा मासलेस है, तो पंखा और तेज चल रहा होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अरे पंखे में फोर्स इधर की तरफ जा रहा होगा, इसके नेट रिजल्ट पर पंखा चल रहा है। और यहां पर भी क्या आ गया, इंटरेक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तेज बोलो, और तेज बोलो। तो पूरा ब्रह्मांड किस पे टिका है, इंटरेक्शन। नाउ लेट्स कम ऑन बैक ऑन आवर टॉपिक NaCl। अब आप अपने मुंह से बोलना पसंद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। NaCl के पास ना सोडियम की प्रॉपर्टी है ना क्लोरीन की प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी हो गई चेंज, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड भी बनता है विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन। सर कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो आप? सर बॉन्ड में इंटरेक्शन, बॉन्ड तो अट्रैक्टिव होता है। अबे किसने बोल दिया बॉन्ड अट्रैक्टिव होता है भाई? बॉन्ड को कब अट्रैक्टिव हो गया? बॉन्ड इंटरेक्टिव होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता। सर आप अजीब बात कर रहे हो, पता नहीं आप गांजा पी के आए हो क्या? क्या पी के आए हो? ये हाइड्रोजन का आइटम है, ये हाइड्रोजन का आइटम है, ये बॉन्ड बन गया। सर देखो अट्रैक्शन है तभी चिपके हैं, अट्रैक्शन है तभी चिपके हैं, बोल मत देना। अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से, इस वजह से चिपके हैं। अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से, इस वजह से चिपके हैं। उदाहरण के तौर पर तुम्हारा तुम्हारी पत्नी से तालाक कब होगा?
जब अट्रैक्शन से ज्यादा क्या हो जाए, रिपल्शन। भाई अट्रैक्शन कुछ तो रहा होगा, तभी तो तुम्हारी मत मारी गई और तुमने शादी कर ली। हाँ, होगी भी नहीं, परेशान ना हो। समझो भाई, अगर आप किसी से शादी करते हैं, समझना, खैर ध्यान रखना, बायोलॉजी शादी नहीं मानती, भावनाओं को समझिएगा। बायोलॉजी शादी वादी ये सब हम लोगों ने बनाया है, हमारा सोसाइटी सिस्टम ने बनाया है, बाकी बायोलॉजी शादी वादी नहीं मानती। तो देखिएगा जो भाव है मेरा, उसे पकड़ने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। दो लोगों के बीच शादी हो गई, हेलो हाय ओके बाय। अब शादी हुई मतलब अट्रैक्शन था, लेकिन 100% कोई किसी को नहीं पसंद करता। तो शादी इज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, वेयर अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन। आवाज आई तालाक की बारी, तलाक तलाक। बेटा पैसे भी देने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए तलाक मत लेना। सुनो, हाँ इधर, या ITR मत भरना, हमसे पूछ लेना, हम तरीका बताएंगे। हाँ, हम चेहरा देख के बता ना, हो जाएगा। इधर सुनो, इधर सुनो, ब्लेड लेकर खुर्चा करो रोज, समझ पाए, आ जाएगी दाढ़ी। करना मत, ऐसा कुछ नहीं होता। सुनो हमारी बात, कोई बात नहीं बेटा, वो इट डिपेंड्स ऑन टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल डिसाइड्स कि आपकी दाढ़ी कितनी घनी होगी और होगी या नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा। हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा था, इधर 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 इधर, दाढ़ी होना कोई मर्दानगी का सबूत नहीं है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन को मर्दानगी का हार्मोन कहते हैं। बात समझना मैंने क्या कहा। अब सुनो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं। तो आज होगा डाइवोर्स, और जब डाइवोर्स होगा तो उस समय अट्रैक्शन थोड़ा बहुत तो है, लेकिन अट्रैक्शन से ज्यादा अब क्या हो गया है, रिपल्शन। ये आदमी नहीं सुधर सकता, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। बोलो भैया, अब आ जाओ बेटा, बॉन्ड की बात कर लो। बॉन्ड को लेकर हमारे मन में सदैव एक सोच चलती है कि बॉन्ड इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ना ना ना, बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। मेरे भाई, मेरे बाप असली वाले नहीं आए। ये पूरा ब्रह्मांड, एटम से लेकर DNA से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, ऑल आर द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। एकदम क्लियर है। अब इधर आ जाओ, कभी एक चीज तुमने सोची नहीं होगी, आज सोचवाता हूं। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? ओके। इस हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ, वाह बेटा, 12वीं तक यही पढ़ते आए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यही पढ़ते आए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव नहीं, नेगेटिव। थोड़ा अंग्रेजी ना आए, लेकिन 2-4 वर्ड है, उसको सटीक बोलो। एक्चुअली हाँ, नेगेटिव। इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो बॉन्ड कैसे बन रहा है? सॉरी, हाँ, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। आई एम सॉरी, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। भैया बॉन्ड तो बनना ही नहीं चाहिए था, उल्टा टूटना चाहिए था। तो इसकी कहानी असल में ये थी कि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। जब मैं CSIR में था तो मैंने एटम देखा है अपनी आंखों से, अपनी इन्हीं आंखों से, तब से बदली नहीं आंखें। CSIR में एक मशीन लगी, नाम मेरा स्पेक्ट्रो करके कुछ है, नाम उतर रहा है दिमाग से, तो वहाँ पर नहीं, हट कुछ भी इधर। तो अब क्या है, आप उसमें ऐसे ग्लास होता है, आप आंख लगाओगे एकदम क्लियर एटम दिखता है। पता है कैसे दिखता है? एटम ऐसा दिखता है जैसे कुछ बीच में कुछ काला काला सा है, ऐसे से हिल रहा है, और उसके चारों तरफ काले बादल हैं। सर काला बादल, क्या पागल हो, क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं अभी सही हूँ। बीच में काले कलर का जो डॉट दिखता है, ऐसे से हिलता हुआ, वाइब्रेट होता हुआ, वो होता है प्रोटॉन। और जो काला बादल दिखता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों को पढ़ाया जाता है माइनस लिख के गोला खींच देना वाला, समझना कायदे से। सर बादल क्यों दिख रहा है? अभी समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉन की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, लगभग, मैंने लगभग बोला है भाई,
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा अगर कोई तेजी से भाग रहा हो, या अगर मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं, देखना इधर देखो, इधर इधर, तो तुम्हें हाथ किसी एक जगह पर नहीं दिख रहा, तुम्हें हाथों का एक बादल दिख रहा है। अरे बोलो भैया, अरे हाथ कहां एक जगह पर है मेरा। ये स्पीड कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा? 70 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम, 60 किलोमीटर, 160, 200, 1000, और साले तुम्हें हाथ एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, तुम्हें लग रहा हाँ कुछ है बादल जैसा है। बोलो भैया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, घंटा दिखेगा तुम्हें कुछ। ये इतनी तेज भागते हैं, समझना कायदे से, ये इतनी तेज भागते हैं कि भाई हाइजेनबर्ग ने तो ये कह दिया, हाइजेनबर्ग नाम सुना बच्चे का? उनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही सब निकालते हो, बच्चा है तुम्हारे लिए। इधर देखो, हाइजेनबर्ग ने तो कह दिया कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने जाओगे तो उसकी पोजीशन नहीं पकड़ पाओगे, और पोजीशन पकड़ने गए तो वेलोसिटी नहीं पकड़ पाओगे। जब तक तुम पोजीशन पकड़ लोगे वेलोसिटी ऊपर नीचे हो जाएगी, वेलोसिटी पकड़ लोगे कि यहां पर वेलोसिटी कितनी, तुम यहां का यहां नहीं बोल पाओगे और इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। सो एट अ सिंगल टाइम वी कांट नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वेलोसिटी। यही था हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। अब समझिएगा, इतनी स्पीड होती है, इसलिए वो दिखता है बिल्कुल बादल जैसा। क्या ये बात समझ में आ गई भैया? और इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बोल दो भैया, पक्का? अब आओ, यहां भी बनाऊंगा मैं क्लाउड। सर ये क्या कर रहे हो आप? पागल वगल? पागल नहीं है भाई, वो इतनी तेज घूम रहा है तो दिख ही नहीं रहा साला कहां है, बिल्कुल बादल दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। बोलो भैया, अब वो दिख जाता है क्योंकि प्रोटॉन एक जगह पर रुका रहता है, बस हिलता रहता है हल्का 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 हल्का। अब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दोनों का, हाथ देखना मेरा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने खींचा, लेकिन थोड़ा फोर्स तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी लगा रहा होगा, पक्का। उसी प्रकार ये वाला प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के बादल को भी ये खींच रहा होगा, और इस वजह से दोनों आने लगे नजदीक। अब आई मिलन की बारी। अब एक समय ऐसा आएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होना समझते हो? खसकना, खिसकना नहीं, बोलो खसकना, हाँ, शब्द में फीलिंग होनी चाहिए। और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा उसकी तरफ खिंच जाएगा, ठीक। एंड दिस कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, this common area of electron cloud which is getting attracted by the proton of this hydrogen and the proton of this hydrogen, this पूरा इंग्लिश में बोल दिए क्या? this मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जो ये वाला कि ये वाला बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, ये तो अभी यहां आ गया, अब ये घूम के वहां जाएगा। सिर्फ इतने एरिया को हम देख रहे हैं। दिस एरिया जो इतना एरिया है जो कि दोनों एटम के लिए कॉमन है, अर्थात ये प्रोटॉन भी इतने एरिया को खींच रहा है और ये प्रोटॉन भी इतने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड बॉन्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बॉन्ड समझ पाए अब क्या होता है? बोलो भैया, ये अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, या इन दोनों का नेट रिजल्ट है? बोलते ही नहीं हो यार, इन दोनों का नेट रिजल्ट है। क्या अब आप मेरी बात से सहमत हैं? मैंने ब्रह्मांड से लेकर एटम तक दिखा दिया, हर जगह लग रहा है इंटरेक्शन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बोलते ही नहीं हो यार, पक्का? अब लिखो इंटरेक्शन इज द नेट रिजल्ट interaction is the net result of
interaction is the net result of net result of बोले interaction is the net result of attraction and repulsion. Net result of attraction and repulsion from molecule to universe. From molecule to universe, all phenomena मतलब घटना, all phenomena स्पेलिंग बोल दें, PHENOMOMENA, phenomena हो गया. From molecule to universe, all phenomena are the result of attraction and repulsion. Are the result of attraction and repulsion. Are the result of attraction and repulsion. हो गया. Are the result of attraction and repulsion डैश, इसको क्या बोलते हैं खुद लिखिए, बोलो भैया, इंटरेक्शन. हम आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपल हो रहे हैं या इंटरेक्ट हो रहे हैं? इंटरेक्ट. ब्रह्मांड में कुछ हो रहा है इंटरेक्शन से हो रहा है, ब्रह्मांड में कुछ हो रहा है इंटरेक्शन से हो रहा है. भाई साहब पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं. अब वापस आ जाइए. मेरा मानना है हाइड्रोजन जो कि खुद ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने, बोलते ही नहीं हो यार, जलने में मदद करती है. लेकिन इन दोनों के बीच जैसे ही बॉन्ड बना, बॉन्ड कैसे बना? अट्रैक्शन, रिपल्शन या इंटरेक्शन? इस इंटरेक्शन की वजह से प्रॉपर्टी क्या हो गई? चेंज. सोडियम जो कि पानी में डालने पर जलता है, क्लोरीन जो कि जहरीली है. लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में बॉन्ड बना, जैसे दोनों के बीच बॉन्ड बना, तुरंत बन गया NaCl. और बॉन्ड मतलब इंटरेक्शन, मतलब NaCl में जो प्रॉपर्टी आई वो किसकी वजह से आई? इंटरेक्शन. क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है? देखो यार, जब तुम आगे पढ़ोगे, मतलब जब MBBS करोगे, और MBBS भी दो टाइप से किया जाता है. एक जिसमें आप सेमुलिंगम पढ़ते हो, सेमुलिंगम बुक का नाम है. तो सेमुलिंगम में जो कुछ लिखा होता है, और MBBS पास होने के लिए आप जितनी ह्यूमन फिजिक्स यहाँ पढ़ के जाते हो, अगर उतनी लिख दोगे आराम से सोते सोते पास हो जाओगे. लेकिन अगर आपने गाइटन एंड हॉल उठा ली, जो लोग बहुत सीरियस बच्चे होते हैं वो गाइटन पढ़ते हैं. गाइटन एंड हॉल ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक का नाम है, वर्ल्ड में सबसे लीडिंग बुक मानी जाती है. तो गाइटन एंड हॉल में एक बहुत प्यारी चीज़ लिखी हुई है, और आप 100% मुझे वहाँ से कॉल करोगे कि सर आपने मैं ऐसा बताया था, लेकिन सर गाइटन में ऐसा लिखा हुआ है. तो बेटा पता, गाइटन ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि NaCl का कोई स्वाद नहीं होता. NaCl का कोई स्वाद नहीं होता. और ऐसे वैसे नहीं लिखी मुन्ना है, मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग में पहला पैरा बगल में लिखा हुआ, नीचे साइड सेकंड पैरा समझ लो. ऊपर तो पूरा चैप्टर दिया हुआ, बड़ा सा फिगर, नीचे दिया हुआ सेकंड पैरा कि NaCl का कोई स्वाद ही नहीं होता. सर कैसी बात कर रहा हूं? तो ठूसने आपके मुंह में नमक? नहीं, बात पूरी कंप्लीट होने दो. NaCl का मैंने कहा स्वाद नहीं होता है. जैसे ही आप मुंह में नमक डालते हैं तो NaCl संपर्क में आ जाता है थूक के, और थूक में होता है पानी. बोलो भैया. और पानी क्या करता है? NaCl को तुरंत तोड़ देता है Na+ और Cl-. दैट्स वाई टेस्ट आता है नमकीन.
दैट्स वाई टेस्ट आता है नमकीन। मतलब अगर मान लीजिए हमारे थूक ना निकले तो आपको नमक का एहसास ही नहीं होगा। हाँ, आप ठूस लें, चाहे जितना ठूस लें, आपको पता नहीं चलेगा आप नमक खा रहे हैं। कभी नोटिस करना, मुंह जब थोड़ा तुम्हारा सूखा हो या कहीं दौड़ा भागी करके आ रहे हो, पसीना निकाल के आ रहे हो, उसमें मुंह थोड़ा सूख जाता है, उस समय नमक रखना जीभ पे, टेस्ट नहीं आएगा ज़्यादा, ना के बराबर आएगा, बस उतना ही आएगा जितना टूट गया है NaCl, Na+ और Cl-। अब आप कहोगे सर लफड़ा हो गया, ये देखो सोडियम आ गया। अब सोडियम पानी के संपर्क में आते ही क्या होगा? दगेगा। तब तो जीभ दग जानी चाहिए। बेटा वो सोडियम नहीं है, सोडियम आयन है। सोडियम नहीं है, सोडियम आयन है। इतनी बारीक जो गलतियां आप कर देते हो ना, जो बोल देते हो Na+ एटम, अरे बाप रे अपराधी हो गए तुम विज्ञान के, अगर विज्ञान की कोई कारागार हो तो आपको उस कारागार में नहीं रखा जाएगा, रोड पे गोली मार दी जाए। हाँ, अगर विज्ञान में गलती करने की सजा मिले तो महानतम सजा है कि अगर कोई महानतम अपराध कि अगर कोई Na+ को एटम बोल दे, बाप रे बाप, बवाल। एटम नहीं, आयन है। साफ शब्दों में कल बताया था, एटम हैव नो चार्ज। सोचिए, Na जो पानी में डालने पर दगता है, लौंडे ऊपर देख, Na जो पानी में डालने पर दगता है, वहीं पर Na+ जिसका हमें नमकीन स्वाद आता है। सोचिए, एक चार्ज लगाने से, एक प्लस लगाने से प्रॉपर्टी चेंज। इसका मतलब एटम और एटम को, आयन को एटम बोलना कितना बड़ा क्या हो जाएगा? अपराध। सोचो बेटा, अगर हम तुमसे कहें बेटा सोडियम आयन लाएं, सोडियम एटम लाएं और हमें जानकारी ना हो, Na+ हो, बोलो भैया, और मुंह में ठूस दे तो मुंह नहीं, बम विस्फोट हो जाएगा अंदर। तो बेटा एटम आयन में ध्यान रखना, गलती मत करना साल में। सोडियम पानी में डालने पर दगेगा, सोडियम आयन नहीं दगेगा। प्रॉपर्टी, बोलो भैया, प्रॉपर्टी चेंज। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बोलो भैया। इसका मतलब दुनिया में कोई भी घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी की कोई प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन आप खींचते हो, CO2 आप निकालते हो, हर चीज क्या है? इंटरेक्शन। अब बेटा इधर देखो, जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, ठीक, जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, इधर देखो, अब यहां से बायोलॉजी चालू हो रही है। जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब क्या हो गया? बड़ा, बड़े वाले मॉलिक्यूल बनेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, नाम सुना है, शॉर्ट में कार्ब बोलते हैं। कार्ब क्या? कार्ब। लिपिड, जिसे तुम आमतौर पर फैट बोल देते हो, लिपिड। उसी प्रकार प्रोटीन, नाम सुना है बच्चे का? किसका बच्चा है? प्रोटीन। नाम सुना होगा DNA और RNA, नाम सुना है? ठीक है, ऐसे बहुत कुछ। ठीक, अब इधर देखना, मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन ले लिया, लिपिड ले लिया। जब इन सारी चीजों को आपस में चिपकाते हैं तब आपका बनता है सेल का अंग। सेल का अंग, बॉडी का अंग नहीं बोल रहा हूं, सेल का अंग। तुमने सुना होगा 100%। अगर मान लो ये सेल है, अगर मान लो ये आपकी सेल है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, अंदर रखा है DNA, इधर देखो, और मान लो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मान लो यहां पर क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम सुना इन सबका? पढ़ाऊंगा। गोल्जी बॉडी हो गया, नहीं सुना कोई बात नहीं, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल हो गया, बहुत कुछ बना सकते हो। ठीक, ये सब हैं सेल के अंग। ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं और बनता है, ढेर सारे मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं और बनता है सेल का अंग, दैट इज सेल ऑर्गेनेल। बोल दो भैया, मर जाएंगे हम, बता दे रहे हैं, मर जाए। इधर सेल ऑर्गेनेल, ठीक, सेल ऑर्गेनेल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, NCERT तो न्यूक्लियस को भी मानती है ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और तमाम। ठीक, जब चैप्टर आएगा खुद ही दिमाग में सब चला जाएगा। ऊपर देखते रहो, ऊपर सीधा बैठो। सेल ऑर्गेनेल के साथ, अगर हमने सेल ऑर्गेनेल के साथ हमने पानी भी ऐड कर दिया, पानी नाम सुना है कभी? सेल, हाँ कह रहा ये है, हाँ भाई सेल कह रहा ये है। सेल ऑर्गेनेल के साथ हमने क्या डाल दिया? पानी, पक्का, और केमिकल जो भी साइटोप्लाज्म में हो, ठीक है, तो ये मिलकर क्या कहलाता है? सेल। अब बन गई भैया सेल। है
प्लांट की टोटल 5 लाख स्पीसीज हैं। कितनी लाख? 5 लाख। सोचो 5 लाख अलग अलग टाइप के प्लांट हैं। एक राइटर है कैथरीन इसू, कैथरीन इसू ने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट लिखी है। वो किताब नायाब किताब है। ऐसे नहीं कैथरीन इसू का जिक्र एनसीईआरटी करती है। मैं किसी उस वैज्ञानिक का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो जितना महान काम किया हो, जो आपके कॉम्पिटिटिव सिलेबस में ना। उन्होंने एक किताब लिखी है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। नाम क्या था भूल गया मैं। कैथरीन इसू। कैथरीन इसू ने द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट एक बुक लिखी है। उस बुक में क्या जबरदस्त बातें उस लड़की ने लिखी है, समझना। पक्का देखने में लड़की है बस। उन्होंने कहा है संसार में 5 लाख टाइप के प्लांट हैं। सोचो, कटहल का पेड़ अलग दिखता है, नीम का पेड़ अलग दिखता है, घास अलग दिखती है, गुलाब का पेड़ अलग दिखता है तो 5 लाख टाइप के प्लांट। लेकिन इन 5 लाख प्रजातियों में सिर्फ 3 टाइप की सेल मिलेगी, चौथी कोई सेल होती ही नहीं प्लांट में। प्लांट में सिर्फ कितने प्रकार की सेल? 3 टाइप की, चौथी कोई सेल होती ही नहीं है। और नाम दिया उसका पीसीएस, अर्थात पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पूरी एनाटॉमी पढ़ा डालूंगा और इन 3 सेल के अलावा कोई सेल का नाम ही नहीं लूंगा, बस पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इधर देखो बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सर एनिमल में कितने प्रकार की सेल होती? बहुत प्रकार की, मत पढ़ो सर। एग्जांपल, मसल सेल, ब्रेन की सेल, न्यूरॉन। बोलो भैया, किडनी की सेल कौन? नेफ्रॉन सेल नहीं है, टिश्यू। वाह, मिलो इनसे। नेफ्रॉन सेल्स का बना हुआ एक पाइप है जिसमें हजारों सेल आती हैं। वही दिमाग में बन जाता है कि जैसे ब्रेन की सेल न्यूरॉन, किडनी की सेल नेफ्रॉन। अबे नहीं, नेफ्रॉन पाइप को बोलते हैं और पूरा पाइप हजारों सेल से मिलकर बना है। क्लियर? न्यूरॉन सेल है, नेफ्रॉन सेल नहीं है। नेफ्रॉन हजारों सेल से मिला हुआ है, क्या है? पाइप। अब इधर देखो, अब बेटा एनिमल्स में इतने प्रकार की सेल हैं, पढ़ी नहीं जाती। बस प्लांट देख लो, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब बात करते हैं सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। सुनते जाना, इशू नहीं बे, टिश्यू। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। सुनते जाइएगा। आमतौर पर हम बोल देते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अच्छा, ग्रुप ऑफ सेल आपका टिश्यू है। तो एक काम करता हूं, इधर यहां पर मैं ग्रुप ऑफ सेल आपको दिखाता हूं। एक ब्रेन की सेल निकाल के रख ली, एक स्टमक की सेल निकाल के रख ली, एक लिवर की सेल निकाल के रख ली, एक हड्डी की सेल निकाल के रख ली, एक कार्टिलेज की सेल निकाल के रख ली। अरे बोलो भैया, एक इंटेस्टाइन की सेल निकाल कर। छोटी मोटी सच में क्या देख रही है, यहां रख थोड़ी रहा हूं कुछ। एक इंटेस्टाइन की सेल निकाल के रख दी। बताओ ग्रुप ऑफ सेल है या नहीं है? अरे बताओ यार। पर ये टिश्यू नहीं है, पर ये टिश्यू नहीं है। ऐसे मत बोल देना ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, बेवकूफी की बात हो जाएगी। ग्रुप ऑफ सेल जिनकी कॉमन ओरिजिन हो। सर ये ओरिजिन नहीं समझ पाइए, आप कहना क्या चाह रहे हो? अभी बता रहे, रुक जाओ, उतावले मत हो। उत्सुक भाई शांत हो गए हैं, उत्सुक भाई की उत्सुकता खत्म हो गई है। अब सुनो, ग्रुप ऑफ सेल को आप टिश्यू बोल देते हो, ये बात अधूरी है। मैं ये नहीं कहता कंप्लीट है और इन गलत है, ये बात अधूरी है। ग्रुप ऑफ सेल ऐसा नहीं होता भाई। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। सर कॉमन ओरिजिन का मतलब, रुको अभी बता रहे, अभी रोका है ना। हैविंग, लिखो मत बेटा, हम लिखवाएंगे सब। हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, ये भी जरूरी है। सर कॉमन फंक्शन मतलब सेम फंक्शन। चलो देखो, बॉडी है, कुछ नहीं होगा, रुको दिखाते हैं। हाँ अब देखो, इसको बहुत मजा आ रहा है, कह रहा बहुत मजा लिए रहो ना। अपना भी हाथ देखो लड़कियों जैसा। इधर देखो, गोरा बहुत है यार, इसका मतलब चेहरा धूप में काला हुआ है, पैदाइशी गोरे थे। अब इधर देखो यार अंकित, इसको ऊपर अगर रात भर करे रहें, टांगे रहें, तो क्या पता कुछ विकास हो, है ना। इधर देखो, अब मान लो ये आपकी ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक। बोलो भैया, मैं नहीं मानता ये टिश्यू है। मैं क्यों मानूं ये टिश्यू है?
मैं क्यों मानूं ये मस्कुलर टिश्यू है? पहले प्रूफ करके दिखाओ ये टिश्यू है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है स्कूल टाइम में भी और कोचिंग टाइम में भी। टीचर बोल दिया, हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि वो टीचर है। अबे क्या टीचर इंसान नहीं है? उसे बस तुमसे ज्यादा नॉलेज ही तो है, दिमाग तो तुम्हारा ज्यादा तेज है। बताओ। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं जो नई जनरेशन होती है हमेशा एडवांस होती है। मैं मारुति 800 हूं, आप लैम्बोर्गिनी हो। बस मेरी मारुति 800 की सर्विसिंग रोज होती है। और आप क्या कहते हैं, आपकी है तो लैम्बोर्गिनी, लेकिन पेट्रोल की जगह आप उसमें जो है जहर डाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? अल्टीमेटली लैम्बोर्गिनी खड़ी रहेगी और 800 जीत जाएगी। बोलो भैया, पहले प्रूफ करो कि ये टिश्यू है। प्रूफ कर रहे हैं, चलो आओ। ये एक सेल है, यहां एक सेल है, यहां एक सेल है। देखते हैं इनका काम क्या है। कॉन्ट्रैक्शन। अरे आया है, देखो पकौड़ी आई है। हाँ, जॉन ऑन टाइप की बॉडी लग रही ना। जॉन की उंगली इतनी तो होगी। रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो बताओ यहां जितनी भी सेल्स हैं उनका फंक्शन कॉमन हुआ या अलग अलग हुआ? अलग अलग हुआ। बताओ भैया। तो बताओ ये टिश्यू हुआ या नहीं हुआ? पक्का। अब आइए वापस चलते हैं। सर आपने कॉमन ओरिजिन 2 बार बोल के रोक दिया कि बता रहा हूं। ये ओरिजिन कहने का, रुको बेटा इज्जत ढक ले, ज्यादा बेइज्जती करा लिए। सर ये ओरिजिन कॉमन कहने का क्या मतलब होता है? वो सेलर का कॉमन ओरिजिन कहने का मतलब, ओरिजिन को हिंदी में उत्पत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति। मान लो ये माता जी का यूट्रस था। ये माता जी का क्या है? यूट्रस। मुझे तुम सब के बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ अभी बता रहे। देखो ये किसी माता जी का यूट्रस है। तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या घटा है बहुत कुछ मैं बता सकता हूं। देखो बता रहा हूं। एक दिन क्या हुआ, माता जी की ओवरी से फीमेल गैमेट निकला। ठीक है, जनवरी में इधर से निकलेगा तो फरवरी में इधर से निकलेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हर 2 महीने में एक ओवरी एक गैमेट निकालती है। बोलो भैया, एक ओवरी 2 महीने में एक गैमेट निकालेगी। एक बार ये निकालेगी, एक बार ये, फिर एक बार ये, फिर एक बार ये। बोलो भैया। अब न्यूटन क्या करेंगे? सर यहां का, सर ये महिला पढ़ा रहे हो तुम न्यूटन ले आ रहे हो। अबे न्यूटन हर जगह है। न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या भाई नॉर्मल बात करो तो देखा जाए तो इस सेल पर किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ क्या ऊपर की तरफ? बोलते ही नहीं है यार। लेकिन फीमेल गैमेट को कहां जाना है? ऊपर। पक्का। तो बेटा यहां पर बाल जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट इज सीलिया। पक्का। अब दुल्हन निकल गई है लेकिन कह रही हम ससुराल नहीं जाएंगे, रो रही है बैठ के। हाँ एकदम तमाशा मचा दिया। तो भाई साहब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5वें घंटे मूड खराब हो जाएगा, सभी भाई लाठी निकाल लेंगे और एक दिशा में लाठी चलाना चालू कार के दरवाजे की तरफ। और जब लाठियां चलेंगी एक दिशा में तालमेल बना के तो फीमेल गैमेट चली जाए। अरे मोर भाई न्यूक्लियस मत छोड़ो मेरे भाई, न्यूक्लियस मत छोड़ना, वो साथ लेके जाओ, दहेज का माल है वो। फीमेल गैमेट यहां पहुंच गया। ठीक, कोई भी पाइप जहां से फूल जाता है वो फूला पुलपुला पोर्शन कहलाता है एम्पुला। अगर कोई पाइप कहीं फूल गया तो फूला हुआ पोर्शन कहलाता है एम्पुला। क्लियर है वाली बात? तो बेटा ये फूला वाला पोर्शन कहलाता है एम्पुला। समझना, अगर फर्टिलाइजेशन एम्पुला पर नहीं हुआ तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। बच्चा होना कोई इतना आसान बात नहीं है। समझना, हमें क्या देख रहा है? हाँ, बच्चा होने के लिए ये नहीं कि स्पर्म गया ओवम निकला बच्चा अब होगा ही होगा। ना भैया ना 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 ना, ऐसे नहीं होते, मुश्किल से होते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। अगर स्पर्म एम्पुला पर नहीं मिला फीमेल गैमेट के साथ तो बच्चा गिर जाएगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, अर्थात महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। समझना। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये मत बोल देना महिला प्रेग्नेंट हो गई, एकदम गलत बात है ये। अभी महिला प्रेग्नेंट नहीं मानी जाएगी जब तक बच्चा यूट्रस में आके फिट ना हो,
तब तक महिला प्रेग्नेंट नहीं मानी जाती। प्रेगनेंसी का पहला सिंबल होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा महिला प्रेग्नेंट, बोलते ही नहीं हो यार, कब प्रेग्नेंट माने जाओगे? जब प्लेसेंटा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो अब भाई मैंने तो पूछा, उसने बता दिया, कह रहा जब प्लेसेंटा बन जाएगा मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा सर, है ना। इधर अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। सर आप तो कहते हो बायोलॉजी में कुछ रटा नहीं जाता, पर आप तो रटा रहे हो, एम्पुला पर ही मिलना है, एम्पुला पर ही मिलना है। अभी समझा देंगे क्यों इधर उधर हुआ तो खेल खराब। इधर देखो, अब यहां पर बेटा 300 मिलियन स्पर्म आए। कितने स्पर्म? 300 मिलियन, 30 करोड़ स्पर्म। सर एक एक जरूरत है? हाँ, बाकियों को कुछ काम है बाद में बताएंगे। 30 करोड़ स्पर्म आए, स्वयंवर रचाया जा रहा है पूरा पूरा, दुल्हन एक, दूल्हे 30 करोड़। अब यहां पर आने पर डिस्कशन होने लगा, यार अब की लड़की इधर से आ रही है कि इधर से आ रही, किस गली में घुसा जाए, बारात किधर है? मैथ का सिद्धांत लगाते हुए माने तो संभावनाओं का विज्ञान, जेनेटिक्स ले, कह रहे हैं हम जैसे संभावनाओं का विज्ञान बोले मुंह से कह रहे हैं जेनेटिक्स। 50% स्पर्म इधर चले गए, जो लोग इधर गए वो भुस हो गए, खत्म उनकी कहानी। बोलो भैया। और जो लोग उधर गए इनमें से कोई एक वीर गति को प्राप्त होगा। बोलो बेटा। और जैसे ही स्पर्म ओवम मिल गए यहां पर बन जाएगा जाइगोट। सर बाकी के स्पर्म क्या? चलो वापस निकलो यहां से, काम खत्म तुम्हारा, अगली बार आना। साथ लेके आना, लेके आना। हाँ, अब जाइगोट एक सेल है, एक सेल से डिवाइड करके 2 सेल बन जाएगी, 2 सेल से डिवाइड करके 4 सेल बन जाएगी, 4 से 8, 8 से 16। बस यही करके कहते हो मेरी मैथ बहुत तेज है। और 258 गुणा 358, 32 दूनी 64। पक्का? अब सुनते जाना मेरी बात। अब क्या होगा, यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब अगर जाइगोट यहां बनता और यहां डिवीजन हो रहा होता, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, गिर गए नाली में। समझ पाए? इस वजह से एग्जैक्ट कहां पर होना चाहिए? एम्पुला। पक्का? अब बेटा होता क्या है, सेल्स की एक, थोड़ा यूट्रस बड़ा कर लें, घर का यूट्रस है, अरे अब अपना है क्या, कुछ भी करें। एक बाहर की तरफ लेयर बन जाती है, नहीं मुझे नहीं पता, ट्रोफोब्लास्ट, अंग्रेजी इतनी नहीं आती मुझे। और एक अंदर सेल्स का गुच्छा पाया जाता है। अंदर है इस वजह से इनर बोलेंगे। इनर का मतलब क्या हुआ? अंदर। सेल का मास है तो नाम हो गया इनर सेल मास। बोलो भैया। अब जो अंदर वाली सेल्स हैं अभी डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी सेल कौन सा अंग बनाएगी। इस समय आपकी यहां की हर सेल कोई भी अंग बनाने में सक्षम है। अभी क्लियरली नहीं पता है कि कौन ब्रेन बनाएगा, कौन हार्ट बनाएगा, कौन टेस्टिस बनाएगा, कौन ओवरी बनाएगा। इस समय जो सेल्स पाई जाती है इनर सेल मास की, वो कहलाती है स्टेम सेल। कौन सी सेल? स्टेम सेल। स्टेम सेल आजकल जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग देखें, ओह माय गॉड, इधर तो इसका मतलब आपने फिर अमीरी अभी देखी ही नहीं लोगों की बेटा। ओह माय गॉड, फिर भी तुमने अमीरी अभी देखी ही नहीं बेटा। बेटा अमीर ऐसे ऐसे अमीर है ना, कहाँ अब इतना भी मत जाओ यार, क्या आज सुसाइड कर ले सारे को, एलोन मस्क सीधे पहुंच जा रहे हैं, हद हो गई बेटा, घर समेत उठवा लेगा हमें। अब सुनो, कहते हैं जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, देखो बहुत बार ऐसा होता है पैसे के साथ, 99% केस में होता है, ठीक है, पैसे के साथ खुराफात आ ही जाती है। जब पैसा अथाह होता है तो आप राजा होते हो। सचमुच में
सचमुच में मैं ये नहीं कहता हूं पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, सब कुछ नहीं, सब कुछ खरीद सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। हर एक चीज बिकाऊ है, कीमत सही लगाइए। और एक दिन जिस हिसाब से अभी एक्सपेरिमेंट हुआ है लेटेस्ट, एक दिन इंसान अपनी मौत भी खरीदेगा, मतलब अपनी ज़िंदगी को भी बचा ले जाएगा और लंबा जिएगा। ब्रेन निकाल कर दूसरे की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया। साहिल सिद्दीकी कौन है? मेरी यादें, मेरी सोच, मेरे बात करने का तरीका, मेरे हाथ हिलाने का तरीका, भाई यही तो साहिल सिद्दीकी। और कौन है? साहिल सिद्दीकी की पहचान क्या है? अभी मेरी याददाश्त चली जाए, मान लो अंदर का हार्डवेयर उड़ा दिया और सॉफ्टवेयर उड़ा दिया तुमने मेरा पूरा, अब कौन सा साहिल सिद्दीकी? मान लो अभी इसका सॉफ्टवेयर हो वही, वो सॉफ्टवेयर में डिलीट कर दिया, अब ये कहाँ का डिजिटल बोर्ड? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारा माइंड। तो अब क्या करते हैं, माइंड एक एक्सपेरिमेंट, ये हो चुका है एक्सपेरिमेंट, ये मत कहना कि होगा, भविष्य है, हो गया। और कब हुआ है आपको ताजुब होगा, 1920 में। आज मत बताना आज कहां पहुंच गया है ह्यूमन, वो हमें उतना ही दिखाया जाता है क्योंकि हम आप जैसे लोग कीड़े मकोड़े हैं। क्या है? कीड़े मकोड़े। नीट की तैयारी कर ले, नीट निकल जाए, डॉक्टर बनेंगे, आला लगा जाएंगे, 1 लाख रुपया पाएंगे। आप हम सिर्फ इतना सोच सकते हैं, वो पूरी दुनिया चलाते हैं, दुनिया के मात्र 40 से 50 लोग। वो हमें जब चाहेंगे रौंद देंगे, जब चाहेंगे कीड़े की तरह से मसल देंगे। तो वो जो 40 से 50 लोग हैं जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, समझना कायदे से। आज आप खुद सोच लीजिए, अगर एलॉन मस्क चाह ले तो किसी भी देश की गवर्नमेंट पलट देगा। अरे एक मंत्री 50 लाख में 50 करोड़ में बिकेगा कि 50 करोड़ में नहीं बिकेगा? 50 करोड़ कितना होता है पता है? 50 करोड़ में बिक गया तो एलॉन मस्क के क्या ही लगे, 2000 करोड़, सरकार पलट गई। और 2000 करोड़ उसके लिए क्या है? उसका तो शेयर हल्का सा ऊपर नीचे होता है तो 40,000 50,000 करोड़ का ऊपर नीचे खेल होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ये पूरी दुनिया चलाते हैं, ये जब चाहेंगे जिस देश की सरकार पलट देंगे, जब चाहेंगे युद्ध करा देंगे। इनके लिए क्या है? युद्ध क्या है? वीडियो गेम चल रहा है। नहीं समझे मेरी बात? वीडियो गेम। सो लाइक वाइज 1920 में एक कुत्ता मरने वाला था, उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिया गया एक दूसरे कुत्ते में, और उस कुत्ते की कोई और मेमोरी थी। उस कुत्ते को जैसे जो सिखाया गया, जैसे एक था वो स्विमिंग में अच्छा था, बोलो भैया, पर हमेशा वेज खाता था, और एक था जो स्विमिंग में अच्छा नहीं था और हमेशा नॉनवेज खाता था। जब ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया तो वेज और नॉनवेज दोनों खाने लगा, मतलब मेमोरी दोनों की आ गई, मतलब मेमोरी दोनों की आ गई। वो स्विमिंग करने लगा, मतलब मेमोरी आ गई। तो अब क्या कर रहे हैं ये न्यूरल लिंक कंपनी में, ब्रेन को, जैसे मान लो मैं मरने वाला हूं तो मेरे ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा एक बॉडी में, एक बॉडी में, एक बॉडी में। अब कहोगे सर कौन आपको बॉडी देगा? तो मैंने अभी क्या कहा था, सब कुछ खरीदा जा सकता है। सब कुछ का मतलब क्या होता है? सब कुछ। ये मिथ है, ये लोग कहते हैं कि मुझे पैसे का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, बस जीवन यापन भर के लिए। बकवास मत करो, पैसे का शौक नहीं है, कमंडल उठाओ जाओ जंगल, बकैती ना करो। तुम यहाँ पर हो क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से ही नीड पूरी होगी। बोलो हाँ या ना? बोलो भैया। और ये देखना, ये डायलॉग वही लोग मारते हैं तो कहते नहीं मुझे पैसे वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वही लोग बोलेंगे जिनके पास पैसा नहीं होता। तुम नोटिस कर लेना, नोटिस कर लेना। अब अमीर लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, उनकी बीवी प्रेग्नेंट होगी, इतने अमीर है पता नहीं क्या कर लें, बीवी जरूरी नहीं, धर्मपत्नी हो सकती है, 1 सेल निकाल लेते हैं या 10 सेल निकाल लिए, सर बच्चा मर जाएगा। पागल है क्या यार? हजारों सेल है वहां पे, 4 सेल निकालने से क्या हो जाएगा? और ले जाते हैं, इसको रखवा देते हैं आपका लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और डॉक्टर साहब कहते हैं संभाल के रखियो, पर मंथ इतना चार्ज लगेगा, वो मैं देता जाऊंगा आपको, मतलब प्रिजर्व करने का बहुत कम चार्ज लगता है। ठीक, अब मान लो उनका लौंडा बड़ा हुआ, पैसा है ही बाप के पास, और वो शराब पीने लगा, और इतनी शराब पिया कि लिवर उसका क्या हो गया, डैमेज। और लिवर डैमेज हुआ तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा मुन्ना, उसको तो छोड़ो तुम,
तो अगर तुमने लिवर किसी और का लिया तो बॉडी इसे रिजेक्ट भी कर सकती है। तो फिर वो अमीर इंसान जाएगा उसी लैब में, कहेगा याद करिए जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने कुछ स्टेम सेल निकलवा के रखी थी, उन स्टेम सेल से लिवर बना दीजिए। तो अब लैब में ही लिवर डेवलप कर लिया जाता है और ट्रांसप्लांट कर दो। ये तो उसी की सेल थी। बॉडी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी? एक्सेप्ट। क्या ये बात समझ में आ गई है? और ये मत समझना ये टेक्नोलॉजी कोई अभी आई है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये एनसीईआरटी 2006 वाली में भी लिखा हुआ है, 2006 वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और एनसीईआरटी में हर चीज़ बहुत लेट आती है, समझ पाए मेरी बात? अब क्या हुआ, इनर सेल मास आगे जाकर डेवलप हो जाती है और 3 लेयर बनाती है। सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर और बीच वाली लेयर। बेटा कहीं पर भी डर्मा शब्द आ जाए, ना पता हो लिख लेना, डर्मा आ जाए, थीका आ जाए, इसका मतलब होता है लेयर। डर्मा आ जाए, थीका आ जाए, पता ना हो लिख लो, डर्मा, DERMA। इट्स नॉट कर्मा, इट्स डर्मा। डर्मा आ जाए, थीका आ जाए, इसका मतलब होता है लेयर। कर लिया? डर्मा थीका मतलब लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, एक्टो का मतलब क्या होता है? बाहर। बीच वाली लेयर मीजोडर्म, मीजो का मतलब बीच में। अंदर वाली लेयर इंडोडर्म, इंडो का मतलब अंदर। कौन है ये पहली बार सुन रहा है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करेगा। पहली बार? तो वहाँ हाई स्कूल है ना, तो पहली बार होगा। हाई स्कूल? हाँ, तो पहली बार। एक्टो मतलब बाहर, मीजो मतलब बीच में, इंडो मतलब अंदर। टोटल लेयर कितनी बन गई है? 3। ओए हेलो, अब ये डिसाइड हो गया है कि बॉडी का कौन सा अंग किससे बनेगा। अब ये ना कह देना डॉक्टर साहब इसकी सेल ले लो और कुछ भी बना दो ना, अब नहीं डिसाइड, अब हो गया डिसाइड कि कौन सा अंग एक्टो से बनेगा, कौन सा अंग मीजो से बनेगा और कौन सा अंग इंडो से बनेगा। बोलो एम से मसल। इतना गंदा बोलते हो, मन से बोलो। एम से मसल, एम से मसल, एम से मीजोडर्म। बात खत्म। मसल किससे बनती है? मीजोडर्म। एकदम क्लियर। आपको पता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऐसा एम्स ने पूछा था, इफ ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर एक बच्चे में मीजोडर्म का डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो बताइए क्या क्या नहीं बनेगा। तो भैया मसल्स तो नहीं बनेगी, हड्डियां भी बनी होती हैं मीजोडर्म से। हड्डियां जो मेरी मजबूत हड्डियां हैं और जो मेरी बल्कि मसल्स हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? अच्छा इधर तो ये जो मेरी बल्कि मसल और हड्डियां ये किसकी बनी है? मीजोडर्म। तो मसल नहीं बनेगी, हड्डी नहीं बनेगी। तुम्हारा हल्ट भी किसका बना है? मसल का, हड्डी का नहीं अम्मा। हल्ट ऐसे रटो नहीं, हल्ट मीजोडर्म का, ये तो रटने वाली बात हो गई, समझेंगे भाई। मसल मीजोडर्म की और हल्ट क्या है? बोलते ही नहीं साले। और मसल किसकी बनी है? मीजोडर्म। तो बेटा ये बच्चा नहीं पैदा होगा, अब जो पैदा होगा वो मजाक पैदा होगा, मजाक। सिर्फ स्किन पैदा होगी, बिल्कुल मतलब समझ लो, बिल्कुल हाँ पर्दा, समझो पर्दा, बिल्कुल पर्दा। सोचो बच्चा पैदा हो रहा है कि मजाक? बोलो भैया, पक्का? आप समझना, ऐसे बच्चे को मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक वैसे तो आमतौर पर फर्स्ट मंथ में ही सब पता चल जाता है कि बच्चा टनाटन है या डिस्टर्ब है। टनाटन है तो ठीक, डिस्टर्ब है बच्चा तो एमटीपी करा दी जाती, बच्चा बाहर कर दिया जाता है, अबॉर्शन जिसे बोलते हो। मैं जिला अस्पताल में पला बड़ा हूँ। जिला अस्पताल समझते हो? ऐसा नहीं मैं एडमिट था, माता जी मेरी काम करती थी, तो मैं जिला अस्पताल में पला बड़ा हूँ। जीवन के 17 साल वहीं बिताए हैं, बचपन से लेकर 17 साल। आज भी बहुत अच्छा, आज भी वहाँ बहुत नाम है मेरा, टीचिंग की वजह से नहीं, हाँ खुराफात की वजह से कह सकती हूँ। हाँ तो अभी क्या है, वहाँ पर हर रोज़ 40-50 डिलीवरी होनी ही होनी है, और 40-50 में कोई एक तो डिफेक्टेड होगी।
भाई साहब नायाब नायाब केस देखने को मिलते थे। एक बच्चा था, उसके 6 हाथ थे, 6 हाथ। सोचिए, यहां से भी हाथ निकले, 6 हाथ थे। खैर पैदा होते मर गया। और ये वाला जो बताया, ये वाला भी देखा है मैंने। बच्चा नहीं, मजाक पैदा होता है, लगता है अरे पर्दा छोड़ दो, भरभराट गिर जाएगा। हाँ भैया, बिल्कुल पैजामे की तरह। हाँ हाँ, अब मतलब ये डिसाइड हो गया है कौन सी लेयर क्या बनाएगी। सन 2014-15 का बैच पढ़ा रहा था, मतलब 14-15 सेशन, ठीक है। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी ये याद करने में कि बॉडी का कौन सा अंग किससे बना है, ठीक। और बच्चों से ज्यादा दिक्कत हमें होती थी, और सच में टीचर को ही नहीं याद हो पाता था, तो इंपॉर्टेंट याद करवाए जाते थे। मैंने कहा यार कोई तो तरीका होगा दोस्त, और ये तरीका आप किसी किताब में नहीं दिखा सकते, ये खालिस मेरा तरीका है, सिर्फ मेरा, इसका इजाद मैंने किया है, और मैं इसे गर्वान्वित होकर कहूँगा। मैं बैठा था और मेरा स्टूडेंट बैठा था, टीटी उसका नाम है। कुछ बच्चे होते हैं इतने मेहनती हो जाते हैं कि वो टीचर उन्हें इतना पसंद करने लगता है सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से। क्या नाम था? टीटी था, टीटी, हाँ। तो टीटी जो लड़का था वो बहुत मेहनती था। तो जब मैं अकेले बैठा हूँ, फोन कर दूँ, टीटी कहाँ हो, आओ कोचिंग आओ, तो आता था, बैठा रहता था। मैं कहा टीटी एक काम करो, अब जरा आओ चलो लिस्ट बनाते हैं कि कौन सा अंग किससे बना है। कहा सर हम ऑलरेडी बनाए रखे हैं, ये लो दे दी सब। हम कहे टीटी अब लिखते जाओ, जो चैप्टर के नाम लिखो। तो उसने लिख डाला डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सीडेंट प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमने कहा जो सा अंग जिस सिस्टम में पाया जाए, नहीं समझ पाए बात हमारी, नहीं समझ पाए हमारी बात। जो सा अंग जिस सिस्टम में पाया जाए वो अंग वहां पर लिखो, ठीक। और ब्रैकेट में ये भी लिख देना कि किस लेयर से बना है। साले समझने का है, चुप रहो, बड़ा समझ गई। जैसे मान लो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का नाम है, मसल है, तो ब्रैकेट में लिखो मीजोडर्म। हम कहे कुछ तो होगा बेटा, इसको सरल करने का तरीका। और भाई साहब पता क्या पता चला, बता दें, खुश हो जाओगे। बुस नहीं बोल रहे, खुश। एनसीईआरटी का सीक्वेंस पता है क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो सीधे लिखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम चलेगा, ठीक। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, अरे ब्लड वगैरह जिसमें पढ़ते हो, ब्लड हार्ट ये सब। इसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज तुम खुश हो जाओगे अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ने में तुम्हारा मन लगता होगा, 1% भी। बोन एंड मसल, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। पता है क्या पकड़े? अब एकांत अपवाद की बकैती मत करना हमसे, वो कभी पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक। एकांत तो यार फिर दाएं बाएं हो जाता है, लेकिन 99.9% जगह ये चीज फिट बैठ गई। सुनो अंकित क्या हुआ, जब टीटी को जानते हो ना तुम, तरुण त्रिवेदी, हाँ। जब टीटी ने लिस्ट बनाई मेरे अकॉर्डिंग, उसने सीधा सीधा लिख दिया था अंक के साथ, तो पता चला डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने अंग हैं सब साले एंडोडर्म के बने हुए हैं। बहुत बड़ी खोज हुई भाई। सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, बोन एंड मसल सब मीजोडर्म, सब मीजोडर्म के, रटना ही नहीं है। जब चैप्टर पढ़ोगे खुद ही पता चल जाएगा किसमें क्या पढ़ोगे। बोलो भैया। न्यूरल सिस्टम पूरा बना है एक्टोडर्म का, पूरा, हाँ। अरे हम लोग पूरी लिस्ट बनाए थे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलेमस, मिड ब्रेन कॉर्पोरा, क्वाड्रिजमाइना, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया और सेरिबेलम हो गया। पूरी लिस्ट बनाए थे और बाद में पता चला कि साला न्यूरल सिस्टम ही पूरा किसका बना है? एक्टोडर्म। और तब जाकर पता चला, सर वो आखिरी वाले पे गौर नहीं फरमा रहे हो, आखिरी वाला मिक्स्ड है। मिक्स्ड कहने का मतलब ये तीनों के मिलने से बनता है, ठीक। क्वेश्चन कभी इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऊपर वालों से आएगा। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एंडोडर्म, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, बोन एंड मसल, मीजोडर्म, न्यूरल वाला एक्टोडर्म। सर हम चैप्टर का सीक्वेंस ही नहीं याद कर पाएंगे। अबे क्या बात कर रहे हो यार तुम,
साल भर। तुम्हारा घर कहाँ है? कौन सा घर है? दीदी नमस्ते। हाँ, आजमगढ़ से कानपुर आते हुए जरा बीच में जो प्रमुख स्टेशन पड़ते हैं उनके नाम बताइए। ठीक, नहीं बस से आती हूँ, ट्रेन से? ट्रेन वाला कोई है? हाथ ऊपर करो। खड़ी हो, खड़ी हो। कोमल गुप्ता, कहाँ से आती हूँ? गुरसाईगंज। गुरसाईगंज टू कानपुर बीच में स्टेशन के नाम। हाँ, हम अपना सुना सकते हैं। कोई बात नहीं, बैठो। जब मैं आपकी तरह छोटा था, पैसे नहीं हुआ करते थे, आम बच्चे की तरह रहता था, ठीक है, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, तो मैं ट्रेन से आता था और मुझे ट्रेन पर सफ़र करना आज भी बहुत पसंद है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से चिलबिला, चिलबिला, चिलबिला के बाद आपका अंतु, अमेठी, रायबरेली, गौरीगंज, इसके आगे गौरीगंज, ऐसे करके कुछ पड़ता है, फिर लखनऊ आता है, देन आपका आता है कानपुर। सुबह 10 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस पहुंचती है, ठीक है। मुझे ये सीक्वेंस पता है क्यों याद है? क्योंकि मैंने उस रूट पर ट्रैवल बहुत दिन किया है, और 1.5 महीने लगातार नहीं किया है। तू 1.5 महीना लगातार इससे ट्रैवल करेगा तो तुझे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, बोन एंड मसल, ड्यूरल और एंडोक्राइन। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? अब ओरिजिन का मतलब तुम सुनो। ओरिजिन मतलब कि या तो मीजो से हो सारी सेल, या तो इंडो से हो, या तो एक्टो से हो। इधर देखो, मेरे साथ बोलो, बोलो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। यहां की सारी सेल्स किसकी बनी है? मीजोडर्म। एंड कॉमन फंक्शन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बोल दो भैया, छापो। मैं जा रहा हूं पागल होने और पागल खाने में एडमिट हो जाऊंगा। हादी हादी नोब्रेन नाम का एक लड़का है, मुझे मैसेज भेज रहा है, सर आई लव यू, विल यू मैरी मी? इस तरीके के मैसेज भेज रहे हो अपने अध्यापक को? अब वो भी कहेगा अध्यापक हो के मुझे इस तरीके के आप मैसेज भेज रहे हो, विल यू मैरी मी? हमको शुरू किसने किया था मजाक? भाई मजाक किए तुम तो पलट के झेलो। क्या पता सीरियसली कहा हो आई लव यू। कोई आजकल भरोसा नहीं है भाई, ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ। साला पहले इंटरैक्शन था, समझो मेरी बात, हमने क्या कहा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर था, अब साला सेम चार्जेस भी अट्रैक्ट हो रहा है। हद हो गई भाई। जल्दी छापिए, छाप लिया? पढ़ाएं शुरू करो। इकोडर्म, आईआईटी मिजोरम, अगरवाला, एक्टोडर्म, आगे बोर्ड पीछे कर देना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें लिखा हुआ। हेपेटोसाइट का बना होता है, मसल सेल थोड़ी होती है उसमें। हाँ भैया, एक बार एम्स पूछता है, एम्स एक ऐसा एग्जाम होता है, पहले होता था जो पेपर पर मेंशन कर देता था आवर कंप्लीट पेपर विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। और जब पेपर आप देखते थे तो पेपर के हर क्वेश्चन अपने आप में कह रहा होता है हूं तो एनसीईआरटी से ही, ढूंढ सको तो ढूंढ लो लिखा कहां है। एम्स कहता है ब्रैकियो क्रोकोडाइलिस मसल। आधे ज्यादा लोग नाम सुनते ही हड़बड़ा गए, यार ये कौन सी मसल आ गई? अबे ऐसे 639 मसल हैं, 639 मसल हो, पता नहीं किसका नाम दे दे, हम सब थोड़ी याद कराएंगे। कह रहा ब्रैकियो क्रोकोडाइलिस मसल
कि ओरिजिन कहां से होती है। अबे मसल है तो मीजोडर्म। अरे यार, चाहे वो ब्रैकियो क्रोकोडाइलिस बोले, चाहे वो मैसेटर बोले, चाहे वो पेक्टोरल मेजोरेलिस बोले, चाहे वो गैस्ट्रोसिनेमिक्स बोले, बोलो भैया। लंबे लंबे नाम मत सुनो, अगर पिछवाड़े में लगा है मसल तुरंत बता दो मीजोडर्म। स्टेपिडियस मसल, हाँ, गैस्ट्रोसिनेमिक्स मसल, मैसेटर मेसेटाई मसल। सर बकैती मत करो, अगर आप फलाने मसल भी बोलोगे ना तो हम पेल देंगे मीजोडर्म। अरे बोलो यार, एकदम क्लियर है वाली बात। अब बेटा इधर जो बना हुआ है इसको इज्जत के साथ छाप लो, और इज्जत के साथ जब छापना ना मुन्ना तो थोड़ी इज्जत ये बख्श देना कि कॉपी ऐसे नहीं छापना, ऐसे नहीं करते बेटे, हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे लिखना होता है। ऐसे पहले कहीं टिश्यू लिख दो। टिश्यू क्या होता है, लिखो लिखो, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। Group of cell having common origin and common function. Group of cell having common origin and common function. Origin का मतलब समझ गए? Origin का मतलब विपत्ति या उत्पत्ति? विपत्ति, उत्पत्ति। हो गया? जिनको मिलना है ऑफिस आ जाइए, जिनको डाउट्स कोई हो ऑफिस आ जाइए, कोई और बात करनी हो ऑफिस आ जाइए, एडमिशन रिलेटेड बात करनी है ऑफिस आ जाइए। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।